हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आपके लीट में थर्मोडायनेमिक्स का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज उसका तीसरा क्लास है। तो अभी दो क्लास में हमने 45 क्वेश्चन जो भी हमने सीट दिया था उसके 45 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब 46 पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना है। एक्चुअली में यहाँ पे गड़बड़ी हो गया है क्या कि ये जो है हमने करेक्शन किया था फिर भी जो है ये आ गया है, इतना नहीं रहेगा। ठीक है, ये आउट है क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए क्लोज सिस्टम रिसीव्स 60 किलो जूल हीट, यानी ये क्यू जो है हीट जो है लेता है कितना, 60 किलो जूल। रिसीव करता है तो पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखेंगे। जब सिस्टम को ऊर्जा देते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, और जब सिस्टम से निकलता है तो क्या होता है, नेगेटिव। बट इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बाई 30 किलो जूल। तो डेल्टा यू जो है वो डिक्रीज होता है, यानी माइनस में हो जाता है 30 किलो। ये ध्यान देंगे, ठीक है ना। डिक्रीजेज यानी घटता है। देन द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम यानी सिस्टम द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, न्यूटन सॉरी थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ से। ठीक है ना, यानी उष्मागतिकी के प्रथम नियम से ये होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस डेल्टा यू। तो Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 60 माइनस डेल्टा यू पहले से नेगेटिव है तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस यानी 90 किलो जूल। तो क्या हो जाएगा, प्लस में 90 किलो जूल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है ना। आप यहाँ सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा वे है कि ये समझिए, सॉरी कि ये समझिए, ये तो सवाल हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे ऐसे समझिए, इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि ये मानिए कि ये सिस्टम है, सिस्टम को आप दे रहे हैं 60 किलो जूल हीट ट्रांसफर। इसका एनर्जी और घट जा रहा है, एक अंदर का एनर्जी और घट जा रहा है, तो इससे काम मिल रहा है। तो एक तो इसका एनर्जी भी घट रहा है और इतना जो है दे भी रहे हैं, यानी ये टोटल एनर्जी ऊर्जा क्योंकि संरक्षित होता है, हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है। तो इतना निकल भी रहा है, इसका कम भी हो रहा है और इतना दिया भी जा रहा है, यानी दोनों मिला के इसका काम होगा कि नहीं। तो 90 किलो जूल जो है काम होगा, ये काम करेगा, क्योंकि 60 किलो जूल आप हीट ट्रांसफर दे ही रहे हैं। अब उसका भी ऊर्जा खत्म हो रहा है, खुद का भी। तो बाहर से भी जो ऊर्जा दे रहे हैं वो भी काम में जा रहा है, और जो उसका खुद का ऊर्जा जो कम हो रहा है वो भी काम में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 किलो जूल। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द लॉ दैट परमिट्स टेम्परेचर मेजरमेंट विथ ए कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी भले ही ना हो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन और छूटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब जिनको सीट मिलेगा उनको ऑप्शन पूरा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली इसमें ऑप्शन जो है थोड़े से मिस हो गए हैं, गड़बड़ हो गए हैं। तो द लॉ दैट परमिट्स टेम्परेचर मेजरमेंट विथ ए कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही टेम्परेचर मेजरमेंट यानी तापमान मापन का आधार होता है। ठीक है, उसी के आधार पे मापा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू द। ठीक है, तो क्या है, सम ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, या डी ऑप्शन लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स। तो क्या होता है आपका, हम लोग जानते हैं आर जो होता है गैस कांस्टेंट जो होता है वो होता है Cp माइनस Cv। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू होता है Cp माइनस Cv, यानी क्या होता है, ये डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट होता है। ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। एक और चीज होता है गामा, जिसको इंडेक्स बोलते हैं, कौन सा, एडियाबेटिक इंडेक्स, वो Cp अपॉन Cv के बराबर होता है, और इसका मान एयर के लिए 1.41 के बराबर होता है। ठीक है, यानी हवा के लिए इतना मान होता है। अगला देखते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ 77 केल्विन इज अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, ये पूछ रहा है, या डिग्री फ़ारेनहाइट किसी में भी हो सकता है।
तो हम सबसे पहले डिग्री सेंटीग्रेड निकालते हैं क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन डिग्री सेंटीग्रेड का। तो क्या लिख रहा है 77K इज इक्वल टू हाउ मच, ये तो आप जानते हैं कि K जो होता है वो C प्लस 273 होता है ना। तो C इज इक्वल टू क्या होगा K माइनस 273, है ना। यानी कि आप क्या करेंगे K जो भी है 77 माइनस 273 करेंगे, ठीक है। तो 273 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 घटेगा 6, हाँ तो 196 हो जाएगा। ओके 13, जब इसको घटाएंगे, हाँ जाहिर सी बात है क्योंकि जब इसको घटाएंगे तो 73 घट जाएगा तो वो तो 200 हो जाएगा, फिर 3, फिर क्या बचा 4 बचा इसमें ना, 4 बचा तो फिर 4 घटाएंगे तो 196 हो जाएगा, तो माइनस में 196 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे, केल्विन होता है और कोई नहीं। डिग्री सेंटीग्रेड भले ही हम बहुत ज़्यादा मेजर करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का वो क्या है, केल्विन है, ठीक है। और डिग्री केल्विन नहीं यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द लॉ दैट द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज, वो लॉ जो मेजर टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा इधर उधर होगा, द लॉ दैट द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज, वो क्या है, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग रुकेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है 51 क्वेश्चन, द लॉ दैट द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज, यानी जो लॉ जो है मेजरमेंट का बेसिस है वो क्या है आपका, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स नहीं है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी नहीं है, और किरचॉफ्स लॉ भी नहीं है, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब टेम्परेचर मेजरमेंट का आधार या तापमान मापन किसके आधार पर किया जाता है, ये सब क्या आएगा, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन सेम तरह से है, बशर्ते थोड़ा सा अलग है। क्या है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी। तो किससे डील करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट पर जो मेजरमेंट का, टेम्परेचर का मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल इसी आधार पे होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स फॉर वाटर आर मार्क्ड एट ए टेम्परेचर स्केल पी एज थर्ड, ओह थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, 1300 पी नहीं होगा, 130 डिग्री पी होगा, क्या होगा, हम्म 130 डिग्री पी, ठीक है, एंड -20 डिग्री पी। तो क्या मार्क किया गया है, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग, तो ये बॉइलिंग है और ये क्या है, फ्रीजिंग है रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन दिस स्केल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री ऑन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर जो है इसका मतलब क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों को क्या कर देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं, ठीक है ना। ये हम लेते हैं पी वाला, ठीक है, तो इस पर क्या है, फ्रीजिंग क्या है, -20 डिग्री है पी, और बॉइलिंग कितना है, 130 डिग्री पी है। बात वही जब सेल्सियस स्केल की करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इन दोनों को जैसे हमने बताया था कि स्केल पे लेके क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, मतलब इनका रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो P माइनस क्या लिखते हैं, बॉइलिंग, तो प्लस हो जाएगा 20, सॉरी फ्री, क्या है ये, फ्रीजिंग है, यहाँ पे ध्यान देंगे, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग सही है। तो P प्लस 20 हो जाएगा अपॉन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो देखिए ध्यान से, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, या कहने का मतलब 130 -20 कर दिया, बिल्कुल ये बराबर होगा किसके, C माइनस
ठीक है ना, किसका माइनस किए हैं, नीचे वाले का, तो 0 यहाँ भी होगा, अपॉन ऊपर वाले का माइनस नीचे वाला का वैल्यू। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। कोई भी स्केल में आप ऐसे ही रिलेशन बनाएंगे, ठीक है ना, दो स्केल में आप ऐसे ही रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। रिलेशन क्या हो गया फाइनली आपका, ये हो गया सॉल्व होके ये आ गया। इसको लिखते हैं यहाँ पे, क्या हो गया कि p+20 अपॉन 150 इज इक्वल टू c अपॉन 100। अब क्या पूछ रहा है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर p का वैल्यू क्या होगा, तो इसके जगह पर क्या रख दीजिए आप, 60 रख दीजिए। अब 60 रख के आप निकाल लीजिए क्या आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p+20, यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा 6 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 6 90 हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 20 यानी कि 70 डिग्री। तो 60 डिग्री c बराबर है 70 डिग्री p के। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे, मिलाएंगे कि देखिए बॉइलिंग ये है तो बॉइलिंग हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये क्या है, फ्रीजिंग है तो फ्रीजिंग हमने नीचे लिखा। अब डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे फ्रीजिंग क्या होता है, वाटर का 0, और बॉइलिंग कितना होता है 100। तो इस आधार पे ले लिया। अब क्या किया, इस स्केल का कोई वेरिएबल ऐसे अपने आप पी लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, नीचे वाला माइनस करते हैं क्योंकि माइनस है। ठीक है, तो माइनस कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर क्या कर देते हैं, ऊपर में से नीचे को माइनस करिए, चाहे नीचे में से ऊपर को माइनस करिए, जो यहाँ पे करेंगे वही यहाँ पे करना होगा। तो ऊपर में से माइनस किया, इतना हो गया, फिर यहाँ पे किया तो इतना हो गया, तो ये आ गया 70 डिग्री। ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल वेयर सी डी। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, c माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ते हैं ना, f माइनस 32 अपॉन कितना होता है अंतर 180 का। ठीक है, तो इसको काट देते हैं ऐसे। ठीक है, 2 5 10, 2 9 18। ठीक है ना, तो c इज इक्वल टू क्या होता है 5/9 f माइनस 32। इसको कई बार बताए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये वैसे ही आपको याद होना चाहिए। कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, 5/9 f माइनस 32। उसके बाद लिख रहा है 75 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू दिस डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कितना फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। f लिखा यानी कि फ़ारेनहाइट पूछ रहा है। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, वही c इज इक्वल टू भी फार्मूला देखा 5/9 f माइनस 32। तो यहाँ से 9c यानी 9 इंटू 75। ठीक है, f माइनस 32, f 5 से इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 15 5 75, 15 9 तो कर देंगे, 15 9 135, और ये फिर आएगा इधर 32 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 6 1 167। ठीक है ना, तो 167 फ़ारेनहाइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है, या फिर बी ऑप्शन, क्या कर रहा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, याद करिए, two thermodynamic system are always in thermal equilibrium with each other. If two system are in thermal equilibrium, then the third system will also be in thermal equilibrium. ध्यान से पढ़ते चलिए, two system not in thermal equilibrium with a third system will also be thermal equilibrium. When two system are in thermal equilibrium with a third system, they are in thermal equilibrium with each other. तो ये वाला सही है, यानी कहने का मतलब एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है, अगर ये सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, कोई सिस्टम सी से अलग अलग ये
थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये स्टेटमेंट कौन सा वाला, डी वाला सही है। ठीक है, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 57 को, 57 नंबर, 57 नंबर क्या कह रहा है, ए परफेक्ट गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किया जा रहा है टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड द फाइनल टेम्परेचर विल बी। ठीक है ना, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है करने के, दो तरीके हैं करने के, कि आपका क्या रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है, आप सीधे बस ये निकाले P1 B1 V1 T1 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, पहले ये लिख लिया करिए। ठीक है, और क्या कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको गायब कर दें, यानी क्या आपके पास हो गया V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो यहाँ पे आप तो या तो रख लीजिए V1 क्या हो रहा है, V2 डबल हो जा रहा है, टेम्परेचर को ध्यान से रखना है, उसको किस में रखना है। देखिए अगर V1 को आपने V माना तो V2 क्या हो गया 2V, क्योंकि क्या कर रहा है, स्टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल, दूसरे स्टेट में वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, और टेम्परेचर T1 कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको पहले तो केल्विन में बदलेंगे। ठीक है, तो कितना केल्विन हो जाएगा, 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, 5 3 8 7 दोनों 298 केल्विन। तो T1 298 है, यहाँ पे देखिए V से V कट जाएगा, 1 अपॉन 298 इज इक्वल टू 2 अपॉन T2, तो T2 का मान यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 298। ठीक है, यानी 2 गुणे 298 यानी कितना हो जाएगा 2 8 16 दोनों 18 19। ठीक है, 596 केल्विन। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में करना है तो 596 में से 273 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 2 3, यानी 323 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन कौन सा वाला, डी वाला सही है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हालांकि प्रोसेस सही है, लेकिन एक और तरीका है, हम देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ध्यान रखेंगे। तो यानी कि जब वॉल्यूम डबल होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डबल होगा। जब ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डबल कर देंगे, बस क्या करना है, बशर्ते इसको किस में रख देना है, बशर्ते इसको किस में रख देना है, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो रहा है तो ये भी डबल होगा, लेकिन ये डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको पहले केल्विन में रखेंगे फिर डबल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे केल्विन रख के डबल करेंगे, वही आएगा 596 273 घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो सिंपली मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू, एक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है, आपके थर्मोडायनेमिक्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। क्या पूछ रहा है, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो कितना होता है 22.41 मीटर क्यूब एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर पर इतना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इतना होता है। अब अगला है कि चार्ल्स लॉ स्टेट्स, ठीक है, तो बॉयल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट में चार्ल्स लॉ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद फॉर एनी गैस, यहाँ पे फॉर एनी गैस कौन सा ऑप्शन सही है, Cp इज इक्वल टू Cv, ये तो हम जानते हैं, सीधी सी बात है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, और Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा होता है, या अगर एयर लेंगे तो 1.14 होता है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि Cp हमेशा Cv से क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, न तो ये बराबर होता है, न तो Cp छोटा होता है, हमेशा Cp जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा ये रेशियो आ रहा है तो Cp क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है,
गैसेज हैव कितने स्पेसिफिक हीट होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गैसेज के पास दो स्पेसिफिक हीट होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि सीपी और सीवी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, एज पर बॉयल्स लॉ विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बॉयल्स लॉ के अनुसार कौन सा वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बॉयल्स लॉ में क्या कहता है कि अगर अब्सोल्यूट टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों बात सही है, तो जो भी इसमें से हो वो सही लेंगे। तो प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी 1/v है ना, ये हो गया बॉयल्स, चार्ल्स, फिर गैलुसाक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, गैलुसाक लॉ विच वन इज द, एज पर गैलुसाक लॉ विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप याद करिए, इसमें आपको एक बताए हुए थे, इसमें चार्ल्स लॉ में आपको बताए थे कि अगर किसी टेम्परेचर टी पर अगर हमको वॉल्यूम निकालना हो तो चार्ल्स लॉ के अनुसार ये होता है कि वी नॉट, ठीक है, प्लस उस टेम्परेचर टी अपॉन 273 इंटू वी नॉट, है ना, ये फार्मूला होता है। तो बिल्कुल सेम वही प्रेशर पर भी अप्लाई कर होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम एट टी निकाले तो प्रेशर एट टी जो होगा एक्चुअली में वो होगा पी नॉट। ठीक है, ये कौन सा है, ये चार्ल्स लॉ है, याद रखिए ये चार्ल्स लॉ है। तो गैलुसाक लॉ में क्या होता है, प्रेशर से रिलेशन होता है, तो गैलुसाक लॉ का वही है यहाँ पे जो लिखा हुआ। तो ऐसे ही लिख सकते हैं, पी एट टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस टी अपॉन, क्योंकि कैपिटल टी में लिखा है तो कैपिटल टी लिख दे रहे हैं, हालांकि वो स्मॉल टी होना चाहिए क्योंकि ये डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक है, पी नॉट, तो इसमें चाहे तो पी नॉट कॉमन कर सकते हैं, 1 प्लस टी अपॉन 273, लेकिन ये याद रखिएगा ये जो टी है ना ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है। तो ये वाला होगा ऑप्शन सही, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which law states that change of internal energy of a perfect gas is directly proportional to change of temperature। तो कौन सा होता है, जूल्स लॉ। ठीक है, ये बताएं आपको, साफ साफ पढ़ाए हैं एकदम कि जूल्स लॉ ही होता है जो बताता है कि du इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt। ठीक है ना, और du इज इक्वल टू क्या हो जाता है, mcv dt। ठीक है, ये किसके अनुसार होता है, जूल्स लॉ, या सही मायने में बोले तो u इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। Which of the following law is applicable for the behavior of a perfect gas। कौन सा लॉ जो होता है एक परफेक्ट गैस के बिहेवियर के लिए अप्लीकेबल होता है। तो परफेक्ट गैस के बिहेवियर के लिए सभी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसाक लॉ, ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, सभी जो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गैलुसाक लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्या है, अकॉर्डिंग टू गैलुसाक लॉ, ठीक है, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरी डायरेक्टली एज। तो गैलुसाक लॉ में क्या होता है, v कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर नहीं होगा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट आपको बताए हुए हैं ये सारी चीजें, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, जो केल्विन स्केल में टेम्परेचर होता है उसी को थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज गैस सो दैट गैस लॉ कुड बी अप्लीकेबल विद इन द कॉमनली एनकाउंटर टेम्परेचर लिमिट। ठीक है, तो कौन कौन से गैसेज हैं ऐसे। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें कि वाटर वेपर तो होता नहीं है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वाटर वेपर होता नहीं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्टीम होता नहीं है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया होता नहीं है और सल्फर डाइऑक्साइड मेनली होता नहीं है, तो मेनली होगा क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये जो है ज़्यादा परफेक्ट हैं।
ठीक है, जिसके लिए आप गैस लॉ लगा सकते हैं, यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, ठीक है, तीनों लगा सकते हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेज चेंज इन वॉल्यूम बाई 1/23 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा है ये, याद करिए, चार्ल्स लॉ है। अगर यही प्रेशर लिखा होता ना यहाँ पे तो वो कैसा हो जाता, कौन सा लॉ हो जाता, गै-लुसाक लॉ हो जाता, ठीक है ना। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जो अभी हमने वही बताया, जो अभी वी टी इज इक्वल टू जो हमने लिखा था वी नॉट प्लस टी अपॉन 273 वी नॉट। इसी पर आता है कि अगर आपका -273 पे चला जाए टेम्परेचर यानी 0 केल्विन पर, तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी वो गैस ही क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड द गैस एंड क्या, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस एंड क्या, आर यू, याद करिए आर यू क्या होता है, एम इंटू आर के बराबर होता है, यानी कि ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट या सिंपली गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है मॉलिक्यूलर वेट, और आपका गैस कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हम आपको बताए थे m1r1 इज इक्वल टू m2r2 इज इक्वल टू, हर गैसेज के लिए ये m3r3 ये क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है ना। और आर यू का मान कितना होता है, जूल पर केजी केल्विन, ठीक है ना, ये होता है। अब देखते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। अंडर आइडियल कंडीशन आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस आर, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन में इन सभी प्रोसेसेस को क्या हम बोलेंगे, ये क्या होंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्योंकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होंगे तभी जो है वो अगर आइडियल प्रोसेस होंगे, ठीक है ना। हम बताए हैं भी आपको, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ही होता है जो एकदम स्लो प्रोसेस होता है, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस के लगभग होता है पास, या आइडियल प्रोसेस वही होता है, ठीक है ना। तो जो भी आइसोथर्मल वगैरह हम लोग पढ़ते हैं वो एक्चुअली में क्या है, वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, ठीक है, वही है। उन्हीं के आधार पर, अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ना हो तो जो भी हम फार्मूले डिराइव किए यहाँ पे सब गलत होंगे, उसका मतलब कोई नहीं होगा। तो वो सभी जो फार्मूले डिराइव किए हैं वो किसके लिए हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस के लिए ही हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब होता है बहुत स्लो प्रोसेस, चाहे वो आइसोथर्मल हो, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो या एडियाबेटिक हो, कोई भी हो, लेकिन बहुत स्लो होना चाहिए। और क्वासी स्टैटिक आपको बताए भी हैं, ठीक है, लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो बस इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। 70 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, बाकी जो भी बचा हुआ है उसको भी कर लेंगे। तो अभी दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।